हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दूरदर्शन के बारे में, टेलीविज़न के बारे में। जो पेपर है आपका शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसमें यह टॉपिक आपको, ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और आज इसमें हमारा ये टॉपिक है दूरदर्शन। उसके बाद दूरदर्शन की अवधारणा को समझेंगे पूरी तरीके से। और आप जानते ही हैं कि हम लोग बहुत आसान भाषा में पूरे इस उसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा में टेलीविजन की क्या भूमिका है। क्या ही मतलब इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है कि जहां तक बिल्कुल डेफिनेटली पूछा जाएगा, ये शिक्षा में टेलीविजन की क्या भूमिका है, कक्षा शिक्षण में दूरदर्शन का उपयोग क्या है, किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछ ही लेगा। तो इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जानेंगे समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, फिर आगे दिया हुआ है दूरदर्शन का महत्व क्या है, मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और फिर इसकी लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या हैं, या यूं कहें कि इसके दोष क्या है। यहाँ पे इस प्रकार से सीमाएं लिखी हैं, हमने इसको और भी अलग तरीके से समझाया है। देखिए, जो ऊपर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी पहले समझ लीजिए फिर पढ़िए। जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे दूरदर्शन का शैक्षिक मूल्य या महत्व, ठीक है। यही चीजें फिर नीचे दी हुई हैं दोबारा से, जो कि और ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है, तो मैंने कहा चलो डबल डाल देते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, चीज़ें और ज़्यादा आपके दिमाग में घुस पाएंगी। यहाँ पे शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ और उसके बाद इसके दोष या जो लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, उन्हीं को आप दोष में लिख सकते हैं और दोष को सीमाओं में लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास है। फिर है शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और लाजवाब क्लास होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। उससे पहले आपको बता दें कि ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आपको PDF यहाँ से मिलती है और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, चाहे तो आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। देखिए, दूरदर्शन होता क्या है, आप सभी जानते हैं। दूरदर्शन कहते हैं टेलीविजन को, टीवी को। हम सबके घरों में आजकल टीवी है, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, दूरदर्शन संचार साधनों में सबसे सशक्त साधन है। दूरदर्शन जो है, जितने भी संचार के माध्यम हैं, साधन हैं, उनमें सबसे सशक्त, टिकाऊ, मजबूत, बेहतरीन साधन है। सर्वप्रथम 1936 ईस्वी में BBC लंदन ने जनता के लिए दूरदर्शन उपलब्ध किया। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। सबसे पहले अगर क्वेश्चन कहीं पे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है पेपर, तो या अगर ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं भी आता है, तो ऐसी जब हम ऐसी लाइंस को लिख देते हैं जो लाइंस फिक्स होती हैं, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर पे। तो सन 1936 ईस्वी में BBC लंदन ने जनता के लिए दूरदर्शन उपलब्ध किया, ठीक है। अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हेरोल्ड हंट नामक व्यक्ति ने टीवी को शिक्षा का आधुनिक उपकरण बनाकर उसका शिक्षा में प्रयोग किया। किसने टीवी को शिक्षा का उपकरण मानकर उसका प्रयोग किया? हेरोल्ड हंट ने, ठीक है। कहाँ के थे? अमेरिका के। किस यूनिवर्सिटी के? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के। अमेरिका में हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है, उसके हेरोल्ड हंट नामक व्यक्ति ने टीवी को शिक्षा का आधुनिक उपकरण बनाकर उसका शिक्षा में प्रयोग किया, ठीक है। इस प्रकार लंदन तथा अमेरिका में दूरदर्शन के सफल शैक्षणिक साधन के रूप में प्रयोग को देखकर अनेक विकासशील देशों ने इसे शिक्षा का एक उपयोगी साधन के रूप में प्रयोग किया। चलिए, इसके बाद भारत में दूरदर्शन का सर्वप्रथम प्रयोग 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में हुआ था। पॉइंट टू बी नोटेड। लाइन को अभी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में दूरदर्शन का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 15 सितंबर को। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। किस सन में हुआ था? 1959 में हुआ था, ठीक है। इसके पश्चात मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, श्रीनगर, अमृतसर, जालंधर, पूना और लखनऊ में टीवी रिले केंद्र स्थापित किए गए। सबसे पहले दिल्ली में, उसके पश्चात अन्य शहरों में।
1 अप्रैल 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया। दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1976 को, और इसका नाम दूरदर्शन रख दिया गया। क्या रखा गया? दूरदर्शन। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। वैसे तो दूरदर्शन की शुरुआत भी मनोरंजन के साधन के रूप में हुई थी। दूरदर्शन की शुरुआत किस कारण हुई थी? मनोरंजन का साधन के रूप में। लेकिन धीरे धीरे इसका भी शैक्षिक उपयोग प्रारंभ हो गया। जैसे कैसे? मोबाइल का यूज किस लिए हुआ था? मोबाइल क्यों बनाया गया था? क्या मोबाइल पढ़ाई के लिए बनाया गया था? पढ़ाई के उद्देश्य से बनाया गया था कि बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करेगा मोबाइल? ऐसी डिवाइस बनाते हैं जो बच्चों को घर बैठे पढ़ाए? जी नहीं। मोबाइल का प्रयोग, मोबाइल का जो इसकी ओरिजिन हुई, जो उत्पत्ति हुई, वो सिर्फ बात करने के उद्देश्य से हुई। लेकिन आज बात करने से ज्यादा जो है किसमें यूज आ रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल ज्यादा यूज आ रहा है। आज तो आज जो मोबाइल है वो पूरे कॉलेज चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, है ना। आज मोबाइल में स्कूल चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो वही पहले टीवी जो था उसको मनोरंजन के साधन के रूप में लाया गया, लेकिन फिर उसका शिक्षा के रूप में प्रयोग हुआ। जिस प्रकार से पहले मोबाइल को सिर्फ बात करने का माध्यम बनाया गया, लेकिन आज जो है मोबाइल शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा यूज आ रहा है। शैक्षिक दूरदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है साइट, जो कि अगस्त 1975 में उद्घाटित हुआ और इसके अंतर्गत 2400 गांवों में शैक्षिक प्रसारण किया गया। इसके पश्चात इनसेट की शुरुआत, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का भी प्रावधान था। वर्तमान समय में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रसारण शैक्षिक दूरदर्शन के ही ये उदाहरण हैं। ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी? किसी को कोई दिक्कत, दुख, परेशानी, दर्द तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे सामने आता है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, कक्षा के शिक्षण में दूरदर्शन का उपयोग क्या है? बेहतरीन पॉइंट, बेहतरीन क्वेश्चन। शिक्षा में टेलीविजन की क्या भूमिका है? देखिए, यूज ऑफ टेलीविजन इन क्लासरूम टीचिंग। कक्षा शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के अंतर्गत पाठ्यक्रम से संबंधित नियोजित तथा क्रमबद्ध दूरदर्शन कार्यक्रमों की श्रृंखला होती है। कक्षा के शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले जो शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनके अंतर्गत पाठ्यक्रम से संबंधित नियोजित और एक सीक्वेंस में दूरदर्शन कार्यक्रमों की श्रृंखला होती है। ये शैक्षिक कार्यक्रम क्लोज सर्किट यानी सीसीटीवी पर उपलब्ध होते हैं। किस पर? सीसीटीवी पर। शिक्षा की दृष्टि से कक्षा में इनके उपयोग को इस प्रकार से समझा जा सकता है। चलिए समझते हैं किस प्रकार से समझेंगे। देखिए, पूर्ण कक्षा शिक्षण के रूप में दूरदर्शन कार्यक्रम के आधार पर पूरा कक्षा शिक्षण कार्य किया जाता है। दूरदर्शन कार्यक्रम के आधार पर पूरा कक्षा शिक्षण काम किया जाता है। शिक्षक दूरदर्शन द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान और सूचनाओं के आधार पर कक्षा का संचालन करता है और विद्यार्थियों की समस्या का समाधान भी करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में भी दूरदर्शन का यूज होता है। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को शिक्षक सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करता है। विज्ञान, तकनीकी आदि की कक्षाओं में वह सहायक सामग्री के रूप में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है मुख्य शिक्षण सामग्री के रूप में। पाठ को पढ़ाने में शिक्षक सर्वप्रथम दूरदर्शन कार्यक्रम को मुख्य स्थान देता है। उसके पश्चात अपने शिक्षण के द्वारा वह पाठ्यपुस्तक को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में पुनर्बलन प्रदान करता है। पूरक शिक्षण के रूप में कक्षा शिक्षण में पाठ्य वस्तु के अंतर्गत जब कुछ स्थानों में स्पष्टता नहीं आ पाती और शिक्षक भी अपने व्याख्यान में इन्हें स्पष्ट करने में असक्षम होता है, तो ऐसी स्थिति में दूरदर्शन कार्यक्रम पूरक शिक्षण का काम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नहीं, उसी की बात करेंगे। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि शैक्षिक दूरदर्शन शिक्षण की अन्य दृश्य सहायक सामग्रियों में से अलग है। जो दूरदर्शन है
वह अन्य जो दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं उनसे अलग है। इसका विषय विस्तृत है और सामूहिक माध्यम के रूप में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में इसका विकास अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है। इसके माध्यम से विचार विमर्श, नाटक, वार्तालाप, सूचनाएं, समाचार आदि का प्रत्यक्ष प्रसारण किया जाता है। यह शिक्षण संबंधी नवीनतम श्रव्य दृश्य सामग्री है जिसमें छात्र अपनी श्रव्य एवं दृश्य दोनों इंद्रियों का प्रयोग करने के कारण किसी भी तथ्य को सरलतापूर्वक सीख लेता है, क्योंकि छात्र इसमें अपनी श्रव्य और दृश्य दोनों इंद्रियों का यूज करता है। मैंने कल भी क्लास में बताया था कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का हम प्रयोग करेंगे किसी चीज़ को सीखने में, वो चीज़ उतनी ही जल्दी बच्चा सीख पाएगा या हम सीख पाएंगे, उसको कंठस्थ कर पाएंगे, अपने अंदर बैठा पाएंगे। देखिए, दूरदर्शन का शैक्षिक महत्व क्या है या लाभ क्या है। दूरदर्शन का शैक्षिक महत्व या लाभ, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ टेलीविजन। नंबर 1, दूरदर्शन द्वारा सूचना प्रदान करना अधिक प्रभावात्मक होता है क्योंकि यह अच्छा प्रदर्शन प्रस्तुत करता है और कक्षा को श्रव्य दृश्य वस्तुएं प्रदान करता है। अधिकांश छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने में सहायता करता है। शिक्षकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम के प्रसारण हेतु शिक्षक शिक्षा में पाठ प्रदर्शन के लिए इसका विशेष महत्व है। साक्षरता कार्यक्रमों के प्रकार औद्योगिक श्रमिकों एवं किसानों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो छात्र विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं कर पाते, दूरदर्शन उन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान करता है। दूसरी बात है कि यह पक्षपात रहित है, किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। दूरदर्शन मनोरंजन और शैक्षणिक निर्देशात्मक दोनों का संयुक्त साधन होता है। दूरदर्शन घर और कक्षा में वास्तविक वातावरण प्रस्तुत करता है। शिक्षा में कठिनाई से उपलब्ध साधनों को उपलब्ध कराने में इसका विशेष महत्व है। दूरदर्शन प्रत्येक आयु और स्तर के व्यक्तियों के लिए रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। यह छात्रों को समझने, तर्क करने, निर्णय और समस्याओं को हल करने की भी शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार से दूरदर्शन का यह शैक्षिक महत्व है। और भी डीपली में इसको समझ लेंगे। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं जो कि आप अभी आगे दोष पढ़ेंगे उनसे इनको मैच करता हुआ पाएंगे। शैक्षिक दूरदर्शन की लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं। देखिए, रेडियो की तरह दूरदर्शन में भी एक तरफा संचार की व्यवस्था रहती है, यानी कि एक तरफ से ही हम किसी चीज़ को आप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से रेडियो के माध्यम से क्या होता है कि सामने से हम बच्चे का क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, उसके डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे, जिससे छात्रों की समस्या का समाधान तुरंत संभव नहीं हो पाता है। वो अलग बात है कि बाद में किसी माध्यम से बच्चे का आंसर दिया जाए या बच्चे का डाउट क्लियर किया जाए, लेकिन तुरंत इम्पॉसिबल हो जाता है। दूरदर्शन अपेक्षाकृत महंगा साधन है क्योंकि इसके क्रय में भी अधिक खर्च होता है खरीदने में, साथ ही इनके कार्यक्रमों के निर्माण में भी काफ़ी खर्च आता है। इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, यानी पैसिव रहता है, वह केवल कार्यक्रम देखते और सुनते हैं। और जहां बच्चा निष्क्रिय रहे, जहां बच्चा पैसिव रहे, वहां कोई मतलब नहीं बनता है शिक्षा का। बच्चे को एक्टिव रहना बहुत आवश्यक है। बहुत कम ऐसे कार्यक्रम हैं जो छात्रों की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। अगर दूरदर्शन की संरचना को देखा जाए तो इसमें तकनीकी जटिलताएं अधिक हैं, जिसके कारण भी इसका शैक्षिक उपयोग सीमित हो जाता है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों का समय पूर्व निर्धारित होता है कि कौन सा प्रोग्राम कितने बजे चलेगा, जिसके कारण उसका तालमेल कक्षा समय सारणी के साथ नहीं हो पाता है। रेडियो की तरह ही दूरदर्शन में भी जो कार्यक्रम निर्मित किए गए हैं, छात्रों को उसी क्रम में रखना होता है। यह सबको पता है कि प्रत्येक छात्र की ग्रहण क्षमता अलग अलग होती है। हर एक बच्चे का दिमाग अलग होता है, उसका इंटरेस्ट, रुचि, क्षमता सब अलग होती है। कौन बच्चा कितना ग्रहण कर पाएगा, जिसके कारण कई छात्रों को पाठ्यक्रम समझने में कठिनाई होती है और कई बच्चों को आसान लगता है। यह सब समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जो हमने लिमिटेशंस पढ़ी उन्हीं से रिलेटेड कुछ दोष और लाभ हैं। जो आपने महत्व पढ़ा अभी, उससे रिलेटेड ये लाभ हैं। आप इनको भी पढ़ लेंगे तो बेहतर हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ क्या है? एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल टेलीविजन। शैक्षिक दूरदर्शन द्वारा घर बैठे नई नई जानकारियां मिल जाती हैं। यह देश विदेश के शैक्षणिक क्रियाकलापों से परिचित कराता है। यह सामाजिक सुधार के कार्यों के प्रति छात्रों को उन्मुख करता है और प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रमों को गतिशील बनाता है।
दूरदर्शन कठिन, जटिल और क्लिष्ट तथ्यों को मनोरंजनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करता है। किसी चीज, कोई अगर चीज कठिन है, कोई तथ्य नहीं समझ आ रहा है, तो उसको मनोरंजनात्मक तरीके से जो है बच्चे को समझा सकता है। यह ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावकारी माध्यम है। यह सुविधा विहीन और वंचित जनसमूह तक सूचनाओं का संप्रेषण करता है। जिन बच्चों के पास अनेक प्रकार की, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं नहीं है, अगर उनके पास दूरदर्शन है, टेलीविजन है, तो वह वंचित नहीं रह पाएंगे। लास्ट वन पॉइंट है 8 नंबर, यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के शिक्षण में लाभकारी होगा। व्यक्तिगत यानी कि एक व्यक्ति भी हेल्प ले सकता है, और साथ में पूरे क्लास में भी टेलीविजन लगा करके पूरे क्लास को भी एक साथ हम समझा सकते हैं। तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से शिक्षण में लाभकारी होता है। आगे बढ़ जाएंगे, इसी के बाद आपको मिलेंगे शैक्षिक दूरदर्शन के दोष क्या हैं, कमियां क्या हैं। देखिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल टेलीविजन। शैक्षिक दूरदर्शन सभी छात्रों की रुचि, आवश्यकता, अभिक्षमता, जो मैं अभी कह रहा था कि हर एक बच्चे का अलग अलग होता है, हर बच्चे के अंदर एक जैसी क्षमता नहीं होती, उनके अनुकूलन, शिक्षण, अनुदेशन का संचालन सुनिश्चित नहीं कर पाता है। शैक्षिक दूरदर्शन में शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली जो अंतःक्रिया है, इंटरेक्शंस हैं, और शंका समाधान करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है कि बच्चे का डाउट क्लियर कर दिया जाए। शैक्षिक दूरदर्शन द्वारा प्रदत्त शिक्षण अनुदेशन द्वारा बालकों की भाषा संबंधी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो पाता है। शैक्षिक दूरदर्शन कभी कभी क्लिष्ट, बोझिल और ऊब पैदा करने वाले कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण भी कर देता है, जो कि बोरिंग लगने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमने इसके दोष भी पढ़ लिए। अब हमारे सामने बात आती है दूरदर्शन के उद्देश्य। देखिए, शैक्षिक दूरदर्शन के क्या उद्देश्य हैं। देखिए, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शिक्षाप्रद कार्यक्रमों को शैक्षिक दूरदर्शन कहा जाता है, जो शिक्षा की पूरी व्यवस्था में अत्यंत सहायक भूमिका का निर्वहन करता है। इसके उद्देश्य को इस प्रकार से समझा जा सकता है। किस प्रकार से समझा जा सकता है, अभी हम आगे समझेंगे। विद्यार्थियों के सामाजिक सेवा की भावना का विकास करना, शिक्षा को प्रचार प्रसार में योगदान देना, सुविधा विहीन लोगों तक शिक्षा की ज्योति जगाना, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में योगदान देना, छात्रों में जनतांत्रिक मान्यताओं एवं मूल्यों का विकास करना, शिक्षकों की सेवा के दौरान अद्यतन जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, अवकाशकालीन समय को मनोरंजनात्मक बनाना। जो टाइम फ्री है, जो छुट्टी वाला टाइम है, उसमें भी बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं मनोरंजन के माध्यम से। जनमानस को राष्ट्रीय विकास के लिए संचालित योजनाओं से ही परिचित कराना, शिक्षकों के शिक्षण स्तर के सुधार हेतु प्रयास करना। तो यह थे इसके कुछ उद्देश्य। ठीक है, किसके, शैक्षिक दूरदर्शन के कुछ उद्देश्य थे। ठीक है, हमने उद्देश्य पढ़ लिए। और इसके बाद कार्यक्षेत्र आता है, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है लास्ट क्वेश्चन? शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्षेत्र क्या है? विद्यालय संबंधी अनुदेशन होता है, व्यवसाय से संबंधी अनुदेशन होता है, पारिवारिक अनुदेशन होता है, वयस्कों के लिए औपचारिक शिक्षा, समाज सुधार संबंधी कार्यक्रम प्रेजेंट करना, सही गुणवत्ता की शिक्षा, छात्रों के अलग अलग शिक्षाप्रद कार्यक्रम प्रस्तुत करना, प्रौढ़ों के लिए अनौपचारिक कार्यक्रम प्रदान करना। यह शैक्षिक दूरदर्शन का कार्यक्षेत्र होता है। इस प्रकार शैक्षिक दूरदर्शन के उपरोक्त कार्यक्षेत्रों से स्पष्ट होता है कि यह शिक्षण स्तर का सुधार करने में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माध्यम है। तो प्यारे दोस्तों, आपको मैं एक बात बता देता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। अभी हम यही जो शिक्षा के तकनीक प्रिपरेशन आपकी बुक है, अभी इसी को लेकर चलेंगे। अभी इसका ये चैप्टर चल रहा है आपका, ये चैप्टर है आपका 8 नंबर। ठीक है, अभी इस बुक को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक दूसरा सब्जेक्ट हम नहीं उठाएंगे। तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और हमें यहाँ भी फॉलो करने का कष्ट करें, यहाँ भी फॉलो कर लीजिए क्या जाता है। और ये टेलीग्राम चैनल जहाँ से आपको PDF मिल जाती है। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।